बच्चों स्वागत है आप सभी का। बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है टिश्यूज़, और उस टिश्यू में हमने जो लास्ट टॉपिक की बात की थी वो था हमारा मस्कुलर टिश्यू। गॉट इट। अब मस्कुलर टिश्यू के बाद हमें आज जो बात करनी है वो हमारे लास्ट टिश्यू के बारे में बात करनी है, उसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, दैट्स वी कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये रहा आपके सामने पहले हेडलाइन है नर्वस टिश्यू करके, और ये है फर्स्ट पॉइंट। क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में? इनका ये कहना है कि नर्वस टिश्यू इज़ कंपोज ऑफ नर्व सेल एंड और न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल। गॉट इट। तो पहले तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ कि नर्वस टिश्यू जो रहते हैं वो बने रहते हैं नर्व सेल से और न्यूरॉन से। नर्व सेल ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कौन है हम आगे पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया कौन है। तो यहाँ सिर्फ दो नाम याद रखिएगा, नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, हम पहले बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, इस सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन है? न्यूरॉन, क्योंकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम में सबसे छोटा रहता है न्यूरॉन। गॉट इट। और इस न्यूरॉन की वजह से टोटल सिस्टम चल सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल। जैसे मैंने आपको कहा था न्यूरोग्लिया कौन है, समझिएगा। न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन नर्वस। ये नर्वस नहीं है, मतलब ये नर्वस टिश्यू नहीं है, ये नर्वस टिश्यू नहीं है। इट्स सपोर्टिंग सेल। कौन होता है ये? सर ये सपोर्ट करने वाले सेल है दैट फिल इन द इंटर न्यूरल स्पेस। मतलब वो कहाँ रहते हैं? वो बिटवीन द न्यूरॉन्स रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिटवीन द न्यूरॉन्स। ये रहते हैं बिटवीन न्यूरॉन। कौन सर? ये न्यूरोग्लियल सेल्स, ये बिटवीन न्यूरॉन्स रहते हैं। द न्यूरोग्लियल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिजनरेशन। इनका काम देखिए, सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिजनरेशन, मतलब वो खुद नए सेल बन सकते हैं। मतलब समझिएगा, अगर ये है न्यूरोग्लियल सेल्स तो ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है खुद की कॉपी बनाना। यहाँ दो न्यू सेल बन सकते हैं। मतलब है बच्चों, ये न्यूरोग्लियल सेल खुद को डिवाइड करके, इसे हम डिवाइड कहेंगे। रेप्लिकेट के अलावा दूसरा वर्ड है डिवाइड। तो ये सेल है न्यूरोग्लियल सेल, उसने खुद को डिवाइड किया, तब जाके दो सेल बने, दैट वी कॉल्ड एज अ न्यूरोग्लियल सेल्स। तो इनका मेन कैपेसिटी क्या है कि वो सर हो सकता है रीजनरेशन, मतलब खुद की अलग से कॉपी बना सकता है, वो डिवाइड हो सकता है। जो डिवीज़न यहाँ पे नहीं है सर, कहाँ पे? न्यूरॉन्स में नहीं है। यस, इसलिए वो नया नहीं बन सकता। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो न्यूरॉन है ये कभी लाइफ में डिवाइड नहीं हो सकता। नॉट डिवाइड। यस, ये कभी डिवाइड नहीं होगा। न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमें एक बार अगर न्यूरॉन आया तो हमें नया न्यूरॉन कभी नहीं बनेगा हमारे अंदर, नेवर। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, जो न्यूरॉन्स की बीमारियां हैं, वो इतनी ठीक नहीं होती जितना होना चाहिए, क्योंकि वो न्यू नहीं बन सकते। और न्यूरोग्लियल सेल जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन नर्वस है, मतलब न्यूरॉन जैसे वो काम नहीं करते, उनका काम जस्ट सपोर्टिंग है। आप बोलोगे कि सर न्यूरॉन जो है वो डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? न्यूरॉन जो है सर वो डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज न्यूरॉन्स के अंदर बच्चों सेंट्रियोल्स नहीं रहते, लैक ऑफ सेंट्रियोल्स। यस, सेंट्रियोल्स नहीं रहते। लैक का मतलब होता है नॉट। सेंट्रियोल्स ना होने की वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते। और सेंट्रियोल जो रहते हैं बच्चों डिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर सेंट्रियोल्स कौन है? तो सेंट्रियोल्स वैसे हमने सेल, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था सेंट्रियोल्स भी वहाँ पे आया था।
तो सेंट्रियोल जो है वो सेल के अंदर रहते हैं, उनका काम है डिवीजन, मतलब वो डिवीजन में हेल्प करते हैं, और जो हेल्प करते हैं डिवीजन में सेंट्रियोल्स वही एब्सेंट है न्यूरॉन में, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अभी, ये पैराग्राफ, अब इसको समझिएगा। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज एब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू। अगर हम न्यूरल टिश्यू की बात करें, जैसे कि न्यूरल टिश्यू में 1 मिनट, इसको मिटा दिया हमने, 1 2 3 4, मान लिए बच्चों कि मैंने ये सब न्यूरॉन ड्रॉ किए, दे आर कॉल्ड एज न्यूरॉन, सब यन का मतलब न्यूरॉन्स है, और इनके बीचों बीच जो है मैट्रिक्स होना चाहिए। हमने पढ़ा है सब कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ मैट्रिक्स जो है वो नो है ना, मतलब सर है ही नहीं, मैट्रिक्स नहीं है। न्यूरल टिश्यू के बीचों बीच मैट्रिक्स नहीं है, समझ में आया, इधर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। देन न्यूरॉन इज एन इम्पल्स जनरेटिंग, इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज, ओके। तो न्यूरॉन इज अ इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट, इम्पल्स मतलब मैसेज। तो न्यूरॉन जो है वो ऐसे सेल है जो इम्पल्स को क्रिएट करते, इम्पल्स को प्रोड्यूस करते, जनरेट का मतलब क्या है, प्रोड्यूस। तो न्यूरॉन ऐसे सेल है जो इम्पल्स मतलब मैसेज को प्रोड्यूस करते एंड बच्चों उससे कंडक्ट करते, कंडक्ट मतलब कैरी करते, उसको लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं कंडक्ट करना, समझ में आया, यस। तो न्यूरॉन इम्पल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विद इन अ बॉडी, दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन, उनका काम है क्विक कम्युनिकेशन करना। तो न्यूरॉन जो रहते हैं बड़े क्विकली कम्युनिकेट करते हैं बॉडी के अंदर, और इनका कम्युनिकेशन ही काम है, कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के अंदर कम्युनिकेशन कौन करता है, तो वो न्यूरॉन्स करते हैं, गॉट इट, यस। न्यूरॉन चेंज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इस बात को समझिएगा। पहले आपको ये समझ में आया क्या, दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन, वो क्विक कम्युनिकेशन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये समझ में आया क्या, यस। जैसे एग्जांपल समझिए, ये आइज़ है, हमने आइज़ लिखा, यहाँ ब्रेन है, आइज़ और ब्रेन के बीच में यहाँ पे न्यूरॉन्स है ना। अब आँखों से हमें दिखाई देता है, वी कैन सी बाय द आइज़, आँखों से दिखाई देना ये किसने किया पता है कि आइज़ ने किया, लेकिन आइज़ तो एक माध्यम है, आई एक माध्यम है, वहाँ पे एक मीडियम है ये आइज़, लेकिन एक्चुअल काम किसने किया, ब्रेन ने किया, न्यूरॉन ने किया। जैसे आइज़ के ऊपर लाइट आया, बिना लाइट के देख नहीं सकते, आइज़ के ऊपर लाइट आया, तो आइज़ ने क्या किया, वो जो लाइट है उस लाइट का जो फोर्स है, उस लाइट जो एनर्जी है, लाइट माने एक एनर्जी है, ये लाइट में जो एनर्जी है उस एनर्जी को आइज़ ने कन्वर्ट किया, न्यूरॉन के ज़रिए एनर्जी कहाँ गई, ब्रेन में गई, और वही मैसेज ब्रेन के पास गया। मतलब ये जो लाइट वाले एनर्जी का मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुँचा और हमें दिखने का शुरू हुआ। इसका मतलब पता है क्या है, कम्युनिकेशन। आइज़ कम्युनिकेट कर रहा है ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, सीधी सी बात इतनी समझो आप, आइज़ कम्युनिकेशन विद द, या आइज़ कम्युनिकेट विद द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, समझ में आया। अगर यहाँ ब्रेन ना होता तो आइज़ भी रहता तो हम देख नहीं पाते। जैसे घर में हमारे टीवी है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो ज़रूरी है वो नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे लाइन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। कनेक्शन मतलब पता है ना, वो चैनल्स वगैरह अगर वही नहीं है तो कोई मतलब नहीं, टीवी होके, बॉक्स होके। न्यूरॉन चेंज एक्शन पोटेंशियल, हम यहाँ बात करेंगे न्यूरॉन चेंजेस एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब इस बात को समझिएगा, पहले मैं बात करूँगा एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में। बाहरी स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है एनी फोर्स, है ना। वो चाहे स्टिमुलस यानी एक फोर्स है यहाँ पे, वो चाहे हो सकता है कोई लाइट जो आइज़ के लिए काम करता है, वो चाहे हो सकता है कोई हीट
जो स्किन के लिए काम कर सकता है। वो हो सकता है कोई स्मेल जो नोज़ के लिए काम कर सकता है। वो हो सकता है कोई टेस्ट जो टंग के लिए काम कर सकता है ना। ये सारे के सारे कौन है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है। और आपको पता है ये सारे के सारे जो है आखिरकार किन से जुड़े हैं? ये ब्रेन से जुड़े हैं सर। और इनको मैसेज कौन देता है? ब्रेन ही देता है। मतलब लाइट आँखों के ऊपर, लाइट जो है वो आँखों के ऊपर आएगा, आँखों से ब्रेन में जाएगा और ब्रेन से हमें दिखाई देगा। हीट स्किन में पहले टच होगी, स्किन से मैसेज ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन की वजह से हमें वो फील होगा कि नहीं ये चीज़ गर्म है। स्मेल नोज़ में जाके नोज़ को एक्टिव करेगा, फिर नोज़ से मैसेज ब्रेन में जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि नहीं ये एक स्मेल है। टेस्ट का भी वैसे ही है। टेस्ट टंग के ऊपर टच करेगा तो टंग जुड़ा है ब्रेन के साथ, तो हमें पता चलेगा कौन सा है ये, मतलब तीखी चीज़ है या फिर स्वीट है या सोवर है, सॉल्टी है ना, नमक ज़्यादा है कि कम है, पता चलेगा। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस है। समझ में आया कि बच्चों? ओके। तो इन्होंने ये कहा कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस रहते हैं, है ना, इनकी वजह से न्यूरॉन में चेंजेस आते हैं। अब ये सेंटेंस को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। न्यूरॉन चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है समझिएगा बच्चों। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ न्यूरॉन्स। मान लीजिए मैं न्यूरॉन यहाँ पे ड्रॉ किया। मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको अभी तक मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया आपके सामने, आप जस्ट इमेजिन कीजिए इस तरह की न्यूरॉन, एक लाइन है, एक न्यूरॉन है। और बच्चों ये नॉर्मल न्यूरॉन है। कैसा है ये? नॉर्मल न्यूरॉन। इट्स नॉर्मल न्यूरॉन। सर नॉर्मल मतलब? हाँ, नॉर्मल मतलब बच्चों उसके एक तरफ है निगेटिव चार्जेस, उसके निगेटिव चार्ज और बाहर है पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं नॉर्मल न्यूरॉन। जिसके अंदर है निगेटिव चार्ज ये इनसाइड और न्यूरॉन का ये आउटसाइड। समझ में आया ना? जो पोर्शन है आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर के अंदर वो इनसाइड है, बाकी आउटसाइड है। नॉर्मल न्यूरॉन। तो होगा क्या? होगा यहाँ पे आएगा, सॉरी ये चला गया गलती से। तो हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन ड्रॉ किया था, ये इनसाइड पोर्शन था, ये आउटसाइड वाला पोर्शन था। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे कुछ चार्जेस थे, अंदर निगेटिव चार्ज थे, बाहर पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है ना? इसे हमने कहा था नॉर्मल न्यूरॉन। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ, जब वहाँ पे आता है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस, कौन आता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस। चाहे वो लाइट हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, कोई भी हो, उससे क्या होता है? उससे वहाँ पे होता है एक्टिवेशन। उससे होता है एक्टिवेशन। कौन एक्टिव होता है सर? न्यूरॉन एक्टिव होता है बच्चों। तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे ये जो न्यूरॉन है ना, ये एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल मतलब वो अपना क्या है फंक्शन है वो चेंज करेगा। मतलब ये कि बाहर निगेटिव चार्ज आएंगे और अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे। दिख रहा है आपको? यस, बाहर निगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होगा ये। सो न्यूरॉन चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हुआ है एक्शन पोटेंशियल। क्या हुआ है बच्चों? एक्शन पोटेंशियल मतलब चार्जेस चेंज कौन हुए? चार्जेस चेंज हुए। चार्जेस जो है वो चेंज हुए। नेगेटिव पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव बाहर गए, पॉजिटिव बाहर गए, नेगेटिव अंदर आए। यहाँ पे नहीं, पहले केस में क्या हुआ? पॉजिटिव बाहर है, नेगेटिव अंदर है। दूसरे केस में क्या हुआ? सर पॉजिटिव अंदर आ गए और नेगेटिव बाहर गए, है ना बच्चों? पॉजिटिव का अंदर आना, नेगेटिव का बाहर जाना, इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। पता है ना क्या होता है एक्शन पोटेंशियल का मतलब? यस,
कि चार्जेस का चेंज होना, चार्जेस ने अपनी पोजीशन चेंज की अक्रॉस द पोर्ट, ये मेम्ब्रेन। सर मेम्ब्रेन कौन है? ये सफ़ेद कलर मेम्ब्रेन है, जो आप वाइट कलर देख रहे हैं बच्चों, वाइट कलर, उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। न्यूरॉन सेल है ना, तो ये सेल की मेम्ब्रेन है। कुछ चीज़ें मेम्ब्रेन के बाहर जाएगी, कुछ अंदर आएगी। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आ गए, निगेटिव बाहर गए, उसी का नाम है एक्शन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन के आजू बाजू में कौन हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल, मतलब चार्जेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। समझ में आया? ओके, चलो आगे वाली बात करते हैं अभी। रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, मतलब तभी सब चेंज हो गई है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, इसी का नाम होता है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होना। व्हाट इज एक्साइट होना? एक्साइट का मतलब होता है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, वो जब नॉर्मल न्यूरॉन पे गिरेगा तो नॉर्मल न्यूरॉन क्या करेगा, वहाँ पे नॉर्मल न्यूरॉन क्या करेगा, उसमें एक्शन पोटेंशियल होगी और उसकी वजह से अपने चार्जेस को वो चेंज करेगा, उसी का नाम होता है एक्साइटेबिलिटी। क्लियर? ओके। दे ऑल्सो कैरी द वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, दे ऑल्सो कैरी द वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम द डेंड्रॉन टू एक्सॉन। अब ये इस बात को जानते हैं। They also carry the wave of electrical impulses from the dendron to axon. This process, the process of the neurons, this called as conductivity. अब ये conductivity क्या है वो समझिएगा बच्चों। मैं आपको लास्ट सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। 1 सेकेंड टिक करता हूँ। मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मान लीजिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एरिया है उसे कहते हैं साइटॉन, और यहाँ से यहाँ तक ये कहते हैं एक्सॉन। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे आगे। स्ट्रक्चर आपको आगे वाले पैराग्राफ में दिया है उन्होंने। ये इतना साइटॉन, ये एक्सॉन। इसका ये जो आप देख रहे हैं ब्रांच, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो इन्होंने ये कहा, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन, इस एक्सॉन को भी उन्होंने कहा है प्रोसेस, PROCESS। एक्सॉन जो उन्होंने कहा है ना, तो प्रोसेस है। इवन तो डेंड्राइट्स है, उसको भी उन्होंने कहा है प्रोसेस। मतलब बच्चों डेंड्राइट्स भी एक प्रोसेस है, एक्सॉन भी एक, डेंड्राइट्स भी प्रोसेस है, एक्सॉन भी एक प्रोसेस है। अब वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे चार्जेस। मतलब उन्होंने ये कहा यहाँ पे कि चार्जेस जो रहते हैं वो ट्रांसफ़र कैसे रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ प्लस प्लस, है ना, कहाँ तक जा रहे हैं? एंड तक। मतलब उनकी शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई। स्टार्ट कहाँ से हुआ चार्ज? सर डेंड्राइट से स्टार्ट हुआ। फिनिश कहाँ हुआ? फिनिश हुआ सर यहाँ पे, उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे बच्चों चार्जेस फिनिश हुए, मतलब चार्ज इस तरफ फ्लो होते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया फ्लो, चार्ज इस तरफ फ्लो होंगे। और बाहर कौन से चार्ज रहते हैं? निगेटिव। बाहर रहते हैं निगेटिव, अंदर हो जाते हैं पॉजिटिव जब ये कंडक्ट होता है, जब फ्लो होता है, ड्यूरिंग फ्लो। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको क्या हो रहा है? तो मैंने आपको समझाया कि ये जो चार्जेस है वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं डेंड्राइट्स टू एक्सॉन टर्मिनल। उसी का नाम है बच्चों कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? सर इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, यहाँ पे देखिए, दे ऑल्सो कैरी द वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इसमें सर इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी होते हैं फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन टर्मिनल, उसी का नाम है कंडक्टिविटी। तो ये पैराग्राफ कुछ आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने इतना ही आपको आज क्लियर करवाया। यहीं पे हम फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इतना पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अगर इसमें कोई डाउट जाता है तो हम उसे जूम मीटिंग में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आपको क्या है? तो ये ओके। बाकी जो बात है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।